हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के भाग 3 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। उसके तहत हम सब टॉपिक देखेंगे: ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइनली वी विल सी अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हाई कोर्ट है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। जो हाई कोर्ट है वो हर एक चीज़ की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं देता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई के रखी गई है स्टेट लेवल पे। हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इन स्टेट। अगर नेशनल लेवल पे देखें, अगर पूरे देश के लिए देखें तो सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है, बट अगर स्टेट के दायरे में देखें यानी राज्य के दायरे में देखें तो हाई कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका पावर जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट, बट एक जगह पे सुप्रीम कोर्ट का पावर कम पड़ जाता है हाई कोर्ट के सापेक्ष। तो वो कौन सी जगह है? तो रिट ज्यूरिडिक्शन का जो दायरा है वो बड़ा है हाई कोर्ट का, जिसकी वजह से हाई कोर्ट का जो पावर है रिट ज्यूरिडिक्शन के ऊपर वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग रिट इशू कर सकता है। रिट मीन्स क्या होता है? रिटन कमांड। रिटन कमांड जब कोर्ट से इशू किया जाता है तो उसको रिट कहते हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग रिट इशू कर सकता है, साथ ही साथ लीगल केसेस में भी वो रिट इशू कर सकता है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट के केस में देखें तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिडिक्शन सिर्फ किस दायरे में यूज कर सकता है? तो वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग अगर कुछ चीज का वायलेशन हो रहा है तब वो रिटन कमांड दे सकता है, रिट इशू कर सकता है। बट हाई कोर्ट में क्या देख रहे हैं? तो फंडामेंटल राइट्स के साथ के लिए तो वो रिट इशू कर रहा है, साथ ही साथ लीगल केसेस में भी वो इशू कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है उसका रिट ज्यूरिडिक्शन का जो दायरा है वो बड़ा है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का पावर जो है एक जगह पे बड़ा हो जाता है। ओवरऑल देखें तो सुप्रीम कोर्ट का पावर ज़्यादा बड़ा है। अब देखते हैं कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मीन्स कोई भी ऐसा केस जो फर्स्ट इंस्टेंट में कोर्ट में पहुंचा है। ठीक है, हाई कोर्ट में अगर फर्स्ट इंस्टेंट में वो केस पहुंचा है तो वैसा जो केस फर्स्ट इंस्टेंट में पहुंच रहा है उसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत रखा जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि लोअर कोर्ट्स में यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में हम वो केस करते हैं फाइल। सब ऑर्डिनेट केस सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर हमने वो केस फाइल किया, बट वहाँ से जो हमें रिजल्ट मिला उससे हम अगर खुश नहीं हैं तो हम क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से भी हम खुश नहीं हैं तो हम फाइनली पहुंचेंगे हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में फिर हम अपील करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में आते हैं किसी केस को लेके तो वो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन होता है। बट अगर हम डायरेक्टली यहाँ हाई कोर्ट में या डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में जाके वो केस फाइल करते हैं और वो केस ऐसा है जो फर्स्ट इंस्टेंट में सुना जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वैसे जो केसेस हैं उसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर रखा जाता है। ओके, सो लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन मैटर्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर फॉल होती है। फर्दर इट हैज़ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन मैटर्स रिलेटेड टू विल, marriage, divorce, companies law and contempt of court. It has also similar jurisdiction in matters related to election of MPs and MLA. MPs and MLAs के इलेक्शन से रिगार्डिंग अगर कुछ भी मैटर है तो वो भी डायरेक्टली पहुंच सकता है हाई कोर्ट के पास अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब देखते हैं रिट ज्यूरिडिक्शन। तो रिट का मतलब क्या होता है? रिटन फॉर्म में जब कमांड इशू किया जाता है किसी भी लीगल अथॉरिटी के द्वारा उसे रिट कहते हैं। तो रिट ज्यूरिडिक्शन जो है उसका पावर दिया गया है हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226। आर्टिकल नंबर 226 एम्पावर्स हाई कोर्ट विद रिट ज्यूरिडिक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 226 जो है वो रिट ज्यूरिडिक्शन का पावर देता है हाई कोर्ट का, बट किसके लिए? तो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज एनी अदर मैटर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन। जो राज्य है जो हाई कोर्ट है उसके दायरे में जो भी चीज़ें फॉल हो रही है उससे रिगार्डिंग भी हाई कोर्ट जो है वो रिट ज्यूरिडिक्शन इशू कर सकता है। फंडामेंटल राइट के साथ तो करेगा ही, ठीक है, फंडामेंटल राइट के साथ
रिट जुरिडिक्शन इशू किया जाएगा, मीन्स फंडामेंटल राइट के लिए रिट जुरिडिक्शन इशू किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, प्लस जो और चीज़ें पढ़ रही हैं, फॉल हो रही हैं स्टेट जुडिशरी के दायरे में, उन चीज़ों से रिगार्डिंग भी रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट के केस में ये वाला जो पार्ट है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के केस में सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग रिट जो है वो इशू किया जा सकता है। द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज दैट व्हाइल सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर अदर मैटर्स आल्सो। जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है पावर में, तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग ही रिट इशू कर सकता है, बाकी और किसी केस में रिट इशू नहीं करेगा। बट हाई कोर्ट के केस में क्या हो रहा है, अंडर आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट के केस में वो रिट इशू कर सकता है, प्लस अदर मैटर्स में भी वो इशू कर सकता है रिट। अपीलेट जुरिडिक्शन, तो अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, जैसा हमने देखा लोअर कोर्ट से हम अपील करते हैं अपर कोर्ट के अंदर। लोअर कोर्ट में हमारा केस चला बट वी आर नॉट हैप्पी विद दैट रिजल्ट, एंड वो केस की वैलिडिटी बताई गई है। लोअर कोर्ट जो है एक सर्टिफिकेट देंगे, वो बताएंगे कि हाँ ये जो केस है वो हायर कोर्ट में अप्रोच किया जा सकता है इस केस के लिए। तो वो सर्टिफिकेशन अगर दे दिया गया है किसी केस को, तो वो जो पर्सन है वो ऊपर की कोर्ट्स में आएंगे, एंड ऐसे करते करते वो फाइनली किसके पास पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे हाई कोर्ट के पास। हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है, हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट के पास पहुंचेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि अपील के द्वारा वो हाई कोर्ट में केस पहुंचा है, तो इसे अपीलेट जुरिडिक्शन कहते हैं। हाई कोर्ट हियर्स द अपील्स अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो हाई कोर्ट है वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस को हियर करता है अपीलेट जुरिडिक्शन के तहत। An individual cannot go directly to the Supreme Court against the decision of a tribunal. अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने कुछ फैसला दिया है एंड वो उस फैसले से खुश नहीं है, एंड वो बताया गया है कि हाँ इस केस की वैलिडिटी है, मीन्स आप हायर कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि वो जो बंदा है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उससे पहले उसे हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया और वो वहाँ से भी खुश नहीं है और हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इस केस की, तभी वो बंदा जो है वो पहुँच सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो अगर फैसला दिया गया उससे बंदा अगर खुश नहीं हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, बट वो पहले कहाँ जाएगा, वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद फिर वो पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल मैटर्स में अगर देखें तो द डिसीजंस ऑफ सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज कैन बी appealed in high courts where the sentence of imprisonment is exceeding 7 years। अगर सेशन जजेस ने या फिर एडिशनल सेशन जज ने कुछ सजा सुनाया है क्रिमिनल केस में, और वो जो सजा है 7 साल से ज़्यादा अगर है, तो ऐसे केस में अपीलेट जुरिडिक्शन द्वारा वो जो कन्विक्टेड पर्सन है वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है। ओके, एनी डेथ सेंटेंस अवार्डेड बाय लोअर कोर्ट शुड बी confirmed by high court whether there is an appeal or not। मान लिया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी को मृत्यु दंड दे दिया, किसी को फांसी की सजा दे दी, तो ऐसे केस में ये हाई कोर्ट जो है वो कंफर्म करेगा कि वो जो सजा दी गई है वो वैलिड है या नहीं, भले ही वो जो कन्विक्टेड पर्सन है वो अपील उसने किया या नहीं किया। माना है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने सजा सुनाई गई, डेथ सेंटेंस दे दिया गया सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा। सो अगर वो कन्विक्टेड पर्सन है वो अगर अपील नहीं भी करता है हाई कोर्ट में, फिर भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो रिपोर्ट भेजेगी हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट उसको क्रॉस वेरीफाई करेगी। अगर वो वैलिड रहा, सही रहा, तो वो जो डेथ सेंटेंस है वो सस्टेन रहेगा, मीन्स वो चालू रहेगा, उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। बट अगर वैसी चीज़ें नहीं होती है तो वो जो केस है वो हाई कोर्ट अपने पास लेगी एंड उस केस की हियरिंग करेगी। फिर आ जाता है सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या है, हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस। सुप्रिटेंडेंस का मतलब क्या होता है, देख रेख ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। इट ऑल्सो has power to transfer the cases from other subordinate court in the state to itself। जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है उसके तहत जो हाई कोर्ट है
का दायित्व दिया गया है कि तुम्हारे नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब में कार्य प्रणाली जो है वो सही ढंग से चलनी चाहिए, जो काम काज है वो सही ढंग से चलना चाहिए। इसकी देख रेख कौन करेगा? तो हाई कोर्ट करेगा। तो ये पावर, ये अथॉरिटी हाई कोर्ट को किस ज्यूरिडिक्शन के तहत मिली है? तो सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के तहत मिली है। बट हाई कोर्ट जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स यानी मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल जो हैं यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जो कोर्ट्स हैं जहाँ पे कोर्ट ऑफ मार्शल और ये सारी चीज़ें होती है, उन चीज़ों को बाहर रखा गया है सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के तहत। यानी हाई कोर्ट जो है इन कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकती है, वहाँ के कामकाज को नहीं हैंडल करेगी। ठीक है, कौन से कोर्ट्स? तो जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स हैं, वो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर कोई सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का कंट्रोल नहीं है हाई कोर्ट्स का। अदरवाइज जितने भी कोर्ट्स उस स्टेट के अंदर फॉल होते हैं, जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉल हो रहे हैं, वो सारे जो हैं हाई कोर्ट के अंडर में आएंगे। एंड हाई कोर्ट का ये दायित्व है कि उन सारे जो कोर्ट्स हैं उनकी कार्य प्रणाली को सही रूप से चलाए, सुचारू रूप से चलाए और उसकी देखभाल करे। दिस पावर हैज़ मेड द हाई कोर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द स्टेट। और इस तरीके से स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। किस लिए? तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जस्टिस का स्टेट के अंदर। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? तो कोई भी जो जजमेंट सुनाया जाता है कोर्ट के अंदर उसे रिकॉर्ड करके रखा जाता है। किस लिए? ताकि इसे फ्यूचर में एज ए एविडेंस और एज ए फैक्ट हम यूज़ कर सकें। सो हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आपने क्या देखा था सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सिमिलरली हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज अ कोर्ट इन विच इट्स proceedings are recorded as a writing by court clerk or court reporter, and that writings are kept for a time given or specified by the law। जो हियरिंग सुनाई जाती है, जज ने जो जजमेंट दिया उन सारे जजमेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, कोर्ट के क्लर्क के द्वारा वो चीज़ रखा जाएगा या तो कोर्ट के रिपोर्टर्स के द्वारा। और उन चीज़ों को एज ए रिकॉर्ड कितने टाइम तक रखना है? तो कुछ केसेस में स्पेसिफाइड टाइम बताए जाते हैं और कुछ केसेस में लॉ बनाए गए हैं कि अगर इस टाइप का ज्यूरिडिक्शन दिया गया है तो अकॉर्डिंग टू रूल उन चीज़ों को इतने साल तक या इतने महीनों तक या इतने वीक तक उनको रखना है कोर्ट में। मीन्स उसको प्रिजर्व करके रखना है, आगे उसको फॉलो करने की अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको मांगा जा सकता है, डिमांड किया जा सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स अ कोर्ट हुज प्रोसीडिंग्स आर पुट एज अ रिकॉर्ड एंड आर अवेलेबल एज एविडेंस ऑफ फैक्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि उसने जो जजमेंट दिया है कोर्ट के अंदर तो वो सारी जजमेंट को रिकॉर्ड करके रखा जाए ताकि फ्यूचर में ये अवेलेबल रहे एज एविडेंस ऑफ फैक्ट। अब आते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो है बहुत बड़ा पावर दिया गया है जुडिशरी के हाथ में। सो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के केस में भी है एंड हाई कोर्ट के केस में भी है। तो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू हैज़ द पावर टू रिव्यू एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। साथ ही साथ अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पास्ट में फैसला सुनाया था तो वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव ने कुछ फैसला लिया और या फिर लेजिस्लेचर ने कुछ फैसला लिया तो उनके एक्शंस जो लिए गए हैं उसको भी रिव्यू कर सकती है जुडिशरी। यानी हाई कोर्ट जो है उनके एक्शंस को भी रिव्यू कर सकता है, चेक कर सकता है। और अगर हाई कोर्ट के जजेस को लगता है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगता है कि ये जो एक्शन लिया गया है एग्जीक्यूटिव के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा वो कानून के दायरे के बाहर है, इसके वजह से फंडामेंटल राइट के ऊपर आँच आ रही है, हनन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो ऐसे केस में जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंडर जुडिशियल रिव्यू वो उन एक्शंस को इनवैलिड या नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लिया कि लेजिस्लेचर का काम, हमें पता है कि लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है, तो लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बनाया जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे केस में अंडर जुडिशियल रिव्यू जजेस क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे एंड वो जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा उसे नल एंड वाइड घोषित करके उसको ख़त्म कर देंगे सो दैट लोगों का फंडामेंटल राइट जो है वो इंटैक्ट रह सके, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंटैक्ट रखा जा सके। दिस मीन्स दैट जुडिशरी इज गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग इट from any executive or legislative action
विच माइट वायलेट इट। और इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, तो जो जुडिशरी है वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो एज ए गार्डियन काम कर रहा है और फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के ऊपर वो कंट्रोल बना के रखता है, ताकि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो मनमाने तरीके से कुछ भी लॉ ना बनाए, जिससे आगे जाके हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट हो या फिर हमारे देश का नाम खराब हो। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।